ब्रूइंग लव का एपिसोड 5 मिनजू, योंगजू और बियोंग के साथ दृश्य से शुरू होता है और बियोंग मिनजू और महिलाओं के साथ दोपहर के भोजन के लिए शामिल होते हैं। मिनजू फिर से बियोंग की भावनाओं से घबरा जाता है और बाद में उसके पास जाता है। उसे योंगजू के लिए उसकी भावनाओं का एहसास कराने की कोशिश करता है। बियोंग इस विचार को हंसी में उड़ा देता है। इसके बाद टीम की पहली उत्पाद विकास बैठक होती है। वे अन्य बियर का स्वाद लेने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लेते हैं। बैठक के दौरान योंगजू राओ से कार्यशाला के लिए उनके आवास की बुकिंग करने के लिए कहता है और वह शिकायत करता है कि सिर्फ इसलिए उस पर यह बोझ डालना अनुचित है क्योंकि वह सबसे छोटा है। ये बात योंगजू को बाद में परेशान करती रहती है और मिनजू को इसका एहसास होता है। मिनजू कहता है कि उसे पता है कि वह उसके लिए अपना गुस्सा छिपा रही है और उसे ऐसा न करने के लिए कहता है। वह उसे अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है, लेकिन जब बियोंग आसानी से योंगजू को हंसाती है तो वह निराश हो जाता है। सुकजा और यांजा आसानी से मिनजू की निराशा को समझ लेते हैं और दुकानदार और गांव के मुखिया के माध्यम से योंगजू को गांव के पब में वापस लाने की योजना बनाते हैं। इस बीच चान हवी ने आहरीन को एक स्टोर में कैशियर के रूप में काम करते हुए देखा। उसे जल्द ही पता चलता है कि वह वास्तव में स्टोर की मालिक है और एक कर्मचारी की जगह काम कर रही है। पब में वापस योंगजू ने बताया कि बचपन में उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह और मिनजू कुछ देर तक बातें करते हैं और अपना प्रतिबिंब देखकर मिनजू को एहसास होता है कि वह खुश है। अगले दिन मिनजू खुद को ये समझाता रहता है कि वह बियोंग की भावनाओं को महसूस कर रहा है, न कि अपनी भावनाओं को। वह समुद्र तट पर टीम के बाकी सदस्यों से मिलता है, जहां योंगजू अपनी टीम का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। समुद्र में डूब रही एक महिला की वजह से उनका ध्यान भंग हो जाता है और योंगजू और चान हवी उसे बचाने के लिए तुरंत हरकत में आ जाते हैं। पता चलता है कि वे दोनों एक साथ स्पेशल फोर्स में थे। टीम अपने एजेंडे पर आगे बढ़ती है और अलग अलग शराब बनाने वाली कंपनियों का दौरा करती है। एक जगह पर चान हवी किसी के प्यार में पड़ने की प्रक्रिया का वर्णन करती है और मिनजू को यह अजीब तरह से समान लगता है। शाम को वे खुद को योंगजू के पुराने इलाके में पाते हैं। योंगजू को पता चलता है कि प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने लाइकी बियर को अलमारियों से हटाकर धोखा दिया है और लाइकी की लोकप्रियता को कम किया है। योंगजू प्रतिद्वंद्वी टीम मैनेजर को जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करती है और फिर अपने पुराने सहकर्मियों से मिलती है, उन्हें कुछ प्रोत्साहन देती है। मिनजू उससे काफी प्रभावित है। इसके बाद मिनजू ने योंगजू के हाथों पर लगे कट पर पट्टी बांध दी, जो उसे बियर की बोतल से मिले थे। जैसे ही उनकी उंगलियां छूती हैं, मिनजू को आखिरकार एहसास होता है कि योंगजू के लिए उसकी भावनाएं उसकी अपनी हैं। वह सदमे में पीछे हट जाता है, लेकिन वह उसे पकड़ लेती है और ब्रूइंग लव एपिसोड 5 के अंत में उसे अपने पास खींच लेती है। ब्रूइंग लव का एपिसोड 6 मिनजू को योंगजू के लिए अपनी भावनाओं का एहसास होने से शुरू होता है। उस रात सोने से पहले वे दोनों अपनी उंगलियों को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सुबह में मिनजू ने योंगजू को फोन पर किसी से बहुत विनम्रता से बात करते हुए सुना। योंगजू कहती है कि वह उस आदमी का पिता है जिसे योंगजू ने एक बार बचाया था। फिर टीम चली जाती है और मिनजू उन्हें अलविदा कहती है। मिनजू घर लौटता है और अपनी यात्रा के दौरान खींची गई तस्वीरों को विकसित करता है। उसके बाद उसके सहकर्मी उसे थोक विक्रेताओं के कई व्यवसाय कार्ड दिखाते हैं जो नारो बियर बेचना चाहते हैं। वे अपनी बियर को और अधिक बेचने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन उन्हें आश्चर्य है कि क्या जिसान लेकर मिनजू को इस पर इतना समय बिताने की अनुमति देगा। मिनजू जोर देकर कहते हैं कि वे योंगजू पर भरोसा कर सकते हैं। दुर्भाग्य से कंपनी के उच्च अधिकारियों को अपने प्रतिद्वंद्वी बेकमोक की नई बियर के बारे में एक लेख दिखाई देता है। वे योंगजू पर 6 महीने के बजाय 3 महीने में नई बियर लाने का दबाव डालते हैं। योंगजू अपने मैनेजर से बहस करती है कि वे मिनजू को नई बियर पर ध्यान केंद्रित करने और नारों को किनारे नहीं रख सकते। आहरीन ने चान हवी को खबर दी, जिसने मिनजू को बताया। उसके सहकर्मी निराश हो गए और मिनजू ने योंगजू को फोन करने की कोशिश की, लेकिन योंगजू छत पर थी और अपनी स्थिति पर विचार कर रही थी। 3 महीने में बियर बनाने के बदले में बुसान शाखा अपनी पुरानी स्थिति में बहुत जल्दी लौट आएगी। चान हवी योंगजू को बताता है कि उसने मिनजू को ये खबर बता दी है। वह शराब की भट्टी की ओर जाती है और यहाँ दांव पर लगे सभी अलग अलग लोगों के बारे में सोचती है। जब वह पहुँचती है तो वह मिनजू से मिलती है और अपना वादा पूरा न कर पाने के लिए माफी मांगती है, ये जानते हुए कि उसके सहकर्मी इस समय उसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं। वह उसे जाने के लिए कहता है। उसके बाद मिनजू शराब की भट्टी में अकेले काम करता है और उसे एहसास होता है कि वह सभी थोक विक्रेताओं की मांगों को पूरा नहीं कर सकता। बाद में वह सोचता है कि योंगजू के लिए गाड़ी चलाकर वहां पहुंचना कितना मुश्किल रहा होगा। योंगजू घर जाती है और शराब पीती है। वह अपनी दादी को बताती है कि उसे अपना वादा तोड़ने पर कितना बुरा लगा। बातचीत से योंगजू को एहसास होता है कि टास्क फोर्स टीम के किसी व्यक्ति ने सीईओ को लॉन्च की तारीख के बारे में बताया था। उनमें से एक जासूस है काम पर।
योंगजू को जल्द ही पता चल जाता है कि आहरीम ही प्लानिंग टीम के प्रमुख को सब कुछ बता रही थी। योंगजू उनसे भिड़ जाती है और उन्हें स्पष्ट करती है कि आहरीम उसके लिए काम करती है और अगर प्लानिंग टीम के प्रमुख को कुछ जानना है तो उसे सीधे उससे बात करनी चाहिए। बाद में आहरीम और योंगजू बात करते हैं। योंगजू उससे कहती है कि उन्हें अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए और इसके बजाय समाधान पर काम करना चाहिए। शराब की भट्टी में वापस ओइलहान टीम सभी नए ऑर्डर के लिए तैयारी करते करते थक चुके हैं। एक थोक व्यापारी आता है और मिंजू से पूछताछ कर रहा होता है। तभी योंगजू और टीम और हाथ बटाने के लिए पहुंचती है। साथ मिलकर वे सभी ऑर्डर पैक करने का काम करते हैं। एक समय पर योंगजू एक बॉक्स को ऊपर उठाने की कोशिश करती है और मिंजू उसकी मदद करता है, जिससे वह घबरा जाती है। बाद में राओ और बियोंग चले जाते हैं लेकिन बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। यंगजा और सुकजा उन्हें भरपेट खाना खिलाते हैं लेकिन आहरीम खुशनुमा माहौल में शामिल नहीं होती। वह समूह से दूर चली जाती है और चानहवी जल्द ही उसे खुश करने के लिए कुछ फूल लेकर आता है। वे नदी के किनारे बैठकर बियर पीते हैं और आहरीम बताती है कि उस पर कोई गलती न करने का कितना दबाव है। वह कहती है कि योंगजू में वह संपूर्ण व्यक्तित्व है जिसे वह खुद पर दिखाने की बहुत कोशिश करती है। चानहवी उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह काफी अच्छी है। एक त्वरित फ्लैशबैक में मिंजू चानहवी से कहता है कि वह उसके पास जाए। इस बीच मिंजू योंगजू को अपने घर की दूसरी मंजिल पर ले जाता है जहां उसका ध्यान कक्ष है। वह उसकी सभी तस्वीरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह उसे अपनी मुस्कुराती हुई एक तस्वीर देता है और कहता है कि यह किसी व्यक्ति की उसकी पहली तस्वीर है। वह थोड़ी घबरा जाती है कि वह उसे अपने घर के ऐसे हिस्से में ले आया है जिसे कोई और नहीं जानता। वह उसे बताने ही वाला था कि वह उसे पसंद करता है लेकिन फिर कहता है कि उसे तस्वीर पसंद है। अगली सुबह बियर